आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। आज सुनिए इस धारावाहिक कार्यक्रम की चौथी कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। श्रोताओं, जैसा कि हमने अपनी पिछली कड़ी में बताया कि कुछ मित्रों, शुभचिंतकों और बड़े भाई की सलाह पर गांधी जी ने फैसला किया कि वे कुछ साल बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि बंबई में अब कुछ ठिकाने ऐसे बन चुके थे कि गांधी जी वहां जाकर रह सकते थे, किंतु उनके भाई का मत था कि जब वहां वकालत करनी ही है तो क्यों ना कुछ अपनी निजी और स्थायी व्यवस्था की जाए। ये सुझाव गांधी जी के भी मनमाफिक था, इसलिए तुरंत सहमति बन गई। जल्द ही बंबई में गांधी जी के रहने की व्यवस्था कर दी गई। अन्नाहारी भोजन पकाने के लिए एक ब्राह्मण रसोइया रख दिया गया। इधर विलायत प्रवास के दौरान गांधी जी ने अन्नाहारी भोजन को लेकर जो प्रयोग किए थे, उनसे भी यहाँ काफी मदद मिली। एक अच्छी बात यह थी कि वीरचंद जी भी गांधी जी के साथ आ गए। वीरचंद भी एक वकील थे और गुजरात के ही रहने वाले थे। वे एक जैन विद्वान थे जो शिकागो के उस प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन में जैन प्रतिनिधि बनकर गए थे जिसमें स्वामी विवेकानंद को ख्याति मिली थी। वीरचंद ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण बताया था। बहरहाल लॉयर्स ड्रेस में गांधी जी सुबह समय से तैयार होकर कोर्ट पहुंचते, बल्कि नई नई वकालत का उत्साह उन्हें समय से पूर्व ही कोर्ट पहुंचा देता था। वे शाम तक पाबंदी से कोर्ट में रहते और फिर वापस घर आ जाते। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। हालांकि शुभचिंतक लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांधी जी को मुकदमा मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। आमदनी शून्य थी, लेकिन खर्चे तो लगातार हो रहे थे। आमदनी का कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से कानून की पढ़ाई में भी गांधी जी का मन नहीं लग पा रहा था। बाहर बैरिस्ट्री की योग्यता की तख्ती लटकाई घूमना और अंदर उसका कच्चापन गांधी जी को बहुत सालता था। आखिरकार शुभचिंतकों की मेहनत रंग लाई और गांधी जी को पहला मुकदमा मिल गया। परिवार से लेकर परिचितों तक जिसने भी यह खबर सुनी, उसने गांधी जी को बधाई दी। वीरचंद ने भी गांधी जी को बधाई दी। वैसे इस मुकदमे की कहानी काफी रोचक है। मोहनदास, आपको पहला मुकदमा मिला है। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। हाँ भाई वीरचंद, मगर बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ये स्वाभाविक ही है मोहनदास। ये तुम्हारी आज तक की पढ़ाई का असली इम्तिहान है। मम्मी भाई का मुकदमा है ये, स्मॉल कॉज कोर्ट में लगा हुआ केस। अरे फिर तो आसान होगा केस। घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, हालांकि मेन का हिंदू लॉ तो मैंने बहुत रुचि पूर्वक पढ़ा है और समझ में भी आया है, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट एक बड़ी समस्या बन रहा है। और इन सबसे बड़ी समस्या बन रहा है मेरा डोलता हुआ आत्मविश्वास और जवाब देता साहस। और इसके लिए ना तो कहीं कोई पढ़ाई है और ना ही दवाई। कोई बात नहीं मोहनदास, तुम बस हिम्मत से काम लो, सब अच्छा होगा। अरे अगर वकील मुकदमे से पहले ही हिम्मत हार जाएगा तो मुवक्किल का क्या होगा? वो तो तुम्हारे भरोसे है ना। तुम ठीक कहते हो वीरचंद, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। पूरी फाइल को ठीक से पढ़ना, इससे मुकदमे पर पकड़ बनेगी तुम्हारी, समझे कुछ? ऐसा ही करूंगा मैं। गांधी जी के सुपरिचित और शुभचिंतक जिन्होंने उन्हें ये मुकदमा दिलवाया था, एक अपरिचित व्यक्ति को लेकर उनके पास पहुंचते हैं।
मोहनदास, इनसे मिलो। ये हैं जुगाड़ू भाई, बड़े काम की चीज है। ये मुकदमा इन्होंने ही दिलाया है, खास मेरी सिफारिश पर। इनसे मिलकर रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, आगे भी मदद करेंगे तुम्हारी। हाँ, कुछ कमीशन बनता है इनका, सो दे देना इनको। कमीशन? कैसा कमीशन? अरे तुम नए नए हो भी, समझ जाओगे धीरे धीरे। लेकिन अभी मेरी बात सुनो, जब ये मुवक्किल से तुम्हें वैसी मेहनताना दिलवाएंगे, 10 रुपए दे देना इन्हें। नहीं नहीं, ये तो गलत है, सरासर अन्याय है। तुम क्या समझते हो, हवा में तैरते फिरते हैं मुकदमे? जो हाथ बढ़ाए और पकड़ लिया। अरे इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, सच झूठ बोलना पड़ता है। तुम्हें पता है कितने वकील तैयार बैठे हैं इस मुकदमे को झपटने के लिए? पटेल तो 15 से 20 रुपए तक दे देगा इसके। जो भी हो, मैं ये अन्याय नहीं कर पाऊंगा। मेरे करियर की नींव ही बेईमानी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो। ऐसा मुकदमा स्वीकार नहीं है मुझे। तुम सिर्फ जिद्दी ही नहीं, बेवकूफ भी हूं मोहनदास। अगर तुम्हारे बड़े भाई का लिहाज ना होता तो मैं भी ये मुकदमा किसी और को दिला देता। लेकिन ठीक है, तुम कमीशन मत देना। शाम 4 बजे मुवक्किल आएंगे, ये 30 रुपए मेहनताना तुम्हें दिला देंगे। पार्टी की इतनी हैसियत भी नहीं है ज्यादा, और मुकदमा भी इतना बड़ा नहीं, सिर्फ 1 दिन की जिरा है, सो वो भी छोटी अदालत में। लो ये फाइल पकड़ो और जाकर तैयारी करो। ठीक है, मैं चलूं? हाँ जाओ, अच्छे से तैयारी करना। जुगाड़ भाई जरा सुनो। जी दादा। देखो भाई, ये अभी नया नया है, अदालत के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। मैं समझता हूं दादा, मेरा तो दिन रात का वास्ता पड़ता है इन सब से, टाइम लगता है समझने में। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करना, इसके बड़े भाई लक्ष्मीदास मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। वो दुनिया को समझते हैं, उनसे जरूर दिलवा दूंगा तुम्हें। कैसी बात करते हो दादा, अरे आपके रहते मुझे फिक्र कैसी। शाम 4 बजे पार्टी को लाके मिला दूंगा वकील साहब से, और फीस भी दिलवा दूंगा हाथों हाथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा दादा, अब चलता हूं, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। शुभचिंतक के ये खबर करने पर कि मोहनदास को पहला मुकदमा दिला दिया है और उसी बाबत कुछ बात करनी है, गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास तुरंत बंबई पहुंच गए। शुभचिंतक से पूरा वाकया जानकर लक्ष्मीदास ने कमीशन के पैसे तुरंत चुका दिए। वे गांधी जी की अव्यावहारिक सोच को लेकर जरूर चिंतित हो गए थे। मैं कहता हूँ तुम्हें व्यवहारिक बनना पड़ेगा मोहनदास, जज्बाती होकर वकालत नहीं की जा सकती। उस आदमी को सीधे सीधे दलाली चाहिए थी बड़े भैया। आप तो समझते हैं ना, ये सरासर गलत है। आपके सामने ज्यादा तर्क बितर्क करूं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा मुझे। लेकिन भैया, मन की बात अगर आपके सामने नहीं रखूंगा तो फिर कहां रखूंगा? कोई भी खुशी से कोर्ट कचहरी नहीं आता, मजबूरी में ही आता है। मैं अपनी फीस से बेशी पैसा वसूल करूं उससे और फिर दलाल को दूं? ये अन्याय मुझसे नहीं होगा भैया। फौजदारी के वो बड़े वकील जो 3 से 4 हजार रुपए महीना कमाते हैं, वो भी कमीशन देते हैं। मुझे कौन सी उनकी बराबरी करनी है भैया? मुझे तो हर महीने 300 रुपए मिल जाएं, वो ही काफी है। पिताजी को भी तो इतने ही मिलते थे। वो जमाने लग गए मोहनदास, बंबई के खर्चे बड़े हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे गांव देहात के लोग सीधे वकील के पास आने से झिझकते हैं, इसलिए पकड़ते हैं इन बीच के लोगों को। ये लोग अपना काम धंधा छोड़कर मदद करते हैं उन लोगों की। तुम जैसे वकीलों से मिलवाते हैं, अगर इसके बदले में वो थोड़ा बहुत पैसा चाहते हैं तो बुराई क्या है इसमें? अगर तुम मुवक्किल पर बोझ नहीं डालना चाहते तो अपनी फीस में से दे दो, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मगर इतना साफ साफ समझ लो कि जब तक तुम्हारा नाम नहीं हो जाता तब तक अपने आगे रखना पड़ेगा इन लोगों को, वरना एक भी मुकदमा नहीं आएगा तुम्हारे पास। बैठे रहोगे हाथ पर हाथ रखे, समझे? अपनी फीस में से इन दलालों को कमीशन दे देने वाली बात गांधी जी को जरूर कुछ समझ में आई, लेकिन ये बात की बात थी। अभी तो उन्हें मम्मी बाई के मुकदमे की तैयारी करनी थी, इसलिए वे इसमें जुट गए। देखते ही देखते मुकदमे की तारीख भी आ गई। रात में ठीक से सो नहीं पाए गांधी जी। दिमाग में लगातार मुकदमा घूम रहा था।
तर्क वितर्क चल रहे थे। बहुत सशक्त लगने वाला तर्क भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर तैयार होकर समय से पहले ही कोर्ट पहुंच गए गांधी जी। स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश करने का गांधी जी का ये पहला मौका था। चूंकि वे प्रतिवादी के वकील थे, इसलिए उन्हें जिरह करनी थी। जैसे ही मुकदमे के लिए पुकार हुई, गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी। खड़े हुए तो पैर कांपने लगे, सर चकराने लगा। आखिर में वे धड़ाम से बेंच पर बैठ गए। उनकी ये हालत देखकर जज सहित कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। गांधी जी लड़खड़ाते कदमों से दलाल को लेकर कोर्ट रूम से बाहर निकल आए। दलाल के हाथों में फीस के 30 रुपए वापस करते हुए गांधी जी ने उससे कहा कि वो पटेल को वकील करके जिरह करा ले। उनसे ये मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। दलाल को लगा कि वकील साहब की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए वे जिरह नहीं कर पाएंगे। किंतु ये तो केवल गांधी जी ही समझ रहे थे कि वकालत उनके बस की बात नहीं है। अब गांधी जी को पक्का यकीन हो चला था कि वे मुकदमा नहीं लड़ सकते और कोर्ट में जिरह तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने नए मुकदमे के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, अर्जी दावे वगैरह जरूर लिखने शुरू कर दिए, लेकिन इस काम में आमदनी बहुत कम थी और खर्चा चलना लगभग नामुमकिन था। गांधी जी ने वकालत से अलग हटकर इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां भी बात नहीं बन सकी। गांधी जी के बड़े भाई उनकी दशा को समझ चुके थे। उन्होंने मशवरा दिया कि अब यहाँ बंबई में समय बर्बाद करना व्यर्थ है, इसलिए अब राजकोट में ही चलकर जमना चाहिए। चूंकि भाई स्वयं छोटा मोटा वकील है और उसके सहारे अर्जी दावे वगैरह लिखने का काम तो वहां भी मिल सकता है। इस प्रकार 6 महीने बंबई में रहने के बाद गांधी जी वापस राजकोट आ गए। राजकोट आकर गांधी जी की दुकान चल पड़ी। काम वही था, अर्जी दावे लिखकर तैयार करना। ये काम गांधी जी को अपने भाई के वसीले से मिलता था, लेकिन यहाँ काम के भुगतान पर वकीलों को कमीशन देना पड़ता था। चूंकि वो कमीशन गांधी जी के मेहनताने से जाता था, इसलिए उन्हें कोई ऐतराज भी न था। वकील मुवक्किल से क्या लेता है क्या नहीं लेता, इस बात का गांधी जी से कोई वास्ता नहीं था। यहाँ कुछ ही समय में गांधी जी की आमदनी 300 रुपये महीना तक पहुंच चुकी थी। गांधी जी को राजकोट में काम करते अभी 1.5 वर्ष ही बीता होगा कि संयोग ऐसा बना कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए प्रस्ताव आ गया। वहां हिंदुस्तान की एक फर्म का मुकदमा चल रहा था, जिसमें उन्हें कानून की जानकारी रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंग्रेजी में लिखा पढ़त कर सके और उस मुकदमे के लिए वहां नियुक्त वकील को सहयोग कर सके। वैसे शायद राजकोट में चल रहे अपने काम को बंद करके गांधी जी कहीं जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बीच राजकोट में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने राजकोट में उनके काम में बाधाएं आने की संभावना को बढ़ा दिया। हुआ ऐसा था कि गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास, जिन दिनों पोरबंदर रियासत में मंत्री और राणा साहब के सलाहकार थे, उस समय उन पर यह आरोप लगा कि किसी मामले में सलाहकार की हैसियत से उन्होंने राणा साहब को समुचित सलाह नहीं दी, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की तरह पोरबंदर भी उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था और राजा की गद्दी पर बैठे राणा साहब एक तरह से उस रियासत के मात्र देखभाल करता थे। भाई की ये शिकायत अंग्रेजों की ओर से उस राज्य के लिए नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट तक पहुंची और उस पर कार्यवाही शुरू हो गई। पॉलिटिकल एजेंट के पद पर आसीन इस अंग्रेज अधिकारी से विलायत में गांधी जी की अच्छी जान पहचान रह चुकी थी। जब ये बात गांधी जी के भाई को पता चली तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो अपने परिचय का माध्यम लेकर उस अधिकारी से मिले और इस मामले को यहीं रफा दफा करा दे। थोड़े संकोच के साथ
गांधी जी उस अधिकारी के पास गए और उससे मिले। गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि इस अधिकारी ने तो परिचय का कोई मान ही नहीं रखा और दो टूक शब्दों में कह दिया कि आपके भाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो एक प्रपंची इंसान है। फिर भी उन्हें जो भी कहना है वो प्रॉपर एप्लीकेशन के जरिए कहें और उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा उसका इंतजार करें। गांधी जी ने जब और अधिक निवेदन या आग्रह करने का प्रयास किया तो उस अधिकारी ने उन्हें उठकर जाने के लिए कह दिया। गांधी जी को उसका ये व्यवहार नागवार गुजरा। उन्होंने इस पर आपत्ति की तो उस अधिकारी ने उन्हें चपरासी के जरिए जबरदस्ती बाहर निकलवा दिया। गांधी जी ने गुस्से में उस अधिकारी को मानहानि से संबंधित एक लीगल नोटिस भी भेज दिया, लेकिन उसने भी बेधड़क होकर जवाब भिजवा दिया कि जो कर सको कर लो। उन दिनों सीनियर बैरिस्टर फिरोज शाह मेहता अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में राजकोट आए हुए थे। एक अन्य सीनियर एडवोकेट के जरिए जब उनसे इस मसले पर राय ली गई तो उनका कहना था कि अंग्रेज अधिकारी से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, जो हो गया उसे भूलकर शांत बैठ जाएं, यही ठीक रहेगा। गांधी जी का मत था कि हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध मानकानी का केस करना चाहिए। आखिर उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक बैरिस्टर के साथ दुर्व्यवहार किया है। लक्ष्मीदास जानते थे कि केस करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उसमें कहीं ना कोई ऐसी बात उठा दी जाएगी जिसमें मोहनदास का दोष परिलक्षित होता हो और फिर येन केन प्रकारेण उसे सिद्ध भी कर दिया जाएगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि शांत होकर बैठा जाए। लक्ष्मीदास सोचते थे कि भले अब हम सब शांत होकर बैठ जाएं, लेकिन सीधे सीधे प्रतिरोध मोल लेकर उसके अहम के लिए चुनौती तो बन ही चुके हैं। अब इस घटना के बाद मोहनदास के लिए भी राजकोट में वकालत का काम मुश्किल होने वाला था, क्योंकि पूरी रियासत में उस अंग्रेज अधिकारी का रौब चलता था। लक्ष्मीदास सोचते थे कि हम उस अधिकारी के रौब को मान दे न दें, लेकिन बाकी लोग तो उसकी नाराजगी नहीं लेना चाहेंगे। नाराजगी लेना तो दूर, बल्कि उसको खुश करने के लिए हमारा असहयोग करने में लाभ का अनुभव करेंगे। लक्ष्मीदास ये भी जानते थे कि अति स्वाभिमानी मोहनदास उस अधिकारी के समक्ष कभी कोई खेद प्रकट नहीं करेगा। इस बीच लक्ष्मीदास के पास गांधी जी के लिए दक्षिण अफ्रीका में काम हेतु एक प्रस्ताव आता है, जिसके फायदे गिनाते हुए वे गांधी जी को उसे स्वीकार लेने के लिए आसानी से राजी कर लेते हैं। हुआ यूं कि भाई लक्ष्मीदास के पास पोरबंदर की एक मेनन फर्म का संदेशा आया कि दक्षिण अफ्रीका में उनकी फर्म पर एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। 40,000 पाउंड का दावा है। हालांकि उनके पास अच्छे से अच्छे वकील बैरिस्टर तो हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कानून का जानकार होने के साथ साथ अंग्रेजी में लिखा पढ़त कर सके और उन वकील बैरिस्टरों को काम में सहयोग कर सके। वे चाहते थे कि लक्ष्मीदास अपने भाई मोहनदास को दक्षिण अफ्रीका भेज दें। साथ ही उन्होंने 105 पाउंड के आकर्षक मेहनताने का भी प्रस्ताव किया था। लक्ष्मीदास ने गांधी जी से न केवल उस प्रस्ताव पर राय मशवरा किया, बल्कि फर्म के पार्टनर सेठ अब्दुल्ला से गांधी जी की बात भी कराई। उन्होंने गांधी जी को अपने निजी बंगले में रहने का प्रस्ताव कर दिया, तो वहां दक्षिण अफ्रीका में रहने और उस पर खर्चा करने की समस्या का भी समाधान हो गया। ये लगभग 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट था। गांधी जी को बात समझ भी आ गई और पसंद भी आ गई, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। वे हमेशा सोचते थे कि विलायत में पढ़ाई के दौरान बड़े भाई ने अभावों की स्थिति में भी किसी न किसी तरह उन्हें लगातार खर्चा भेजा। ईश्वर करे यथाशीघ्र ऐसा समय आए जब वे भी भाई के उस उपकार से उऋण हो पाएं, और लगता है आज वो समय आ गया है। यही सोचकर गांधी जी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी में लग गए। श्रोताओं, गांधी जी के अति असाधारण व्यवहार, जिन्हें कुछ लोग सामान्य से कम बुद्धि वाले व्यक्ति का व्यवहार भी कह सकते हैं, इसका तथावत और सच्चाई से उल्लेख करने के पीछे यही मंशा है
कि आप अपनी असाधारणता या अति असाधारणता के प्रति लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से किंचित हतोत्साहित न होकर बल्कि इससे शिक्षा और प्रेरणा लें कि कैसे अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को पुष्ट करके जीवन में असाधारण उपलब्धियों को अर्जित किया जा सकता है। बहरहाल गांधी जी किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने वहां क्या किया, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में। इस कड़ी में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय है। वीरचंद, देवेंद्र रावत, जुगाड़ू मोहम्मद तनवीर, सुपरिचित पंकज कुकरेती, लक्ष्मीदास, ऋषि रंजन सिंह और गांधी जी की भूमिका में थे संजय कुमार। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। यह धारावाहिक आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।